नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी के बहराइच हिंसा मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़, मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को लगी गोली। चंडीगढ़ में आज एनडीए की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। अनिल विज समेत 13 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर दुनिया को दिया संदेश। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए कहा, विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही मिलेगा समाधान। तीन दिवसीय मलावी यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत मलावी व्यापार राउंड टेबल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के बीच हैं बहुत पुराने संबंध। भारत ने मलावी में $500 मिलियन से अधिक का किया है निवेश। और अब लेते हैं समाचारों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को गोली लगी है। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। गौरतलब है कि बहराइच के महसी के महाराजगंज में दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया था। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों में मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल हैं। इनमें से 2 आरोपी सरफराज और तालिब पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए हैं। पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की। उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश करने लगे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है? के नजदीक। दोनों आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर अरशद सिद्दीकी ने बताया कि दोनों को पैरों में गोली लगी है। हमारे यहाँ जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम, तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही थी। डीडी न्यूज संवाददाता रामेंद्र ने जायजा लिया। बहराइच के महाराजगंज में जो दुर्गा पूजा के समय विवाद हुआ था रामगोपाल मिश्रा की, जिसमें हत्या हो गई थी, हामिद के बेटे सरफराज और तालिब
कि पुलिस से यही मुठभेड़ हुई है। ये नहर है, आपको दिखाएंगे कि नहर है, बड़ी नहर है जो नेपाल के नदी से गुजरती है और नेपाल की दूरी, रुपईडीहा की दूरी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और दोनों तरफ जंगल का इलाका है। यहीं पर पुलिस ने उनको ट्रैक किया और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, जिसके कारण पुलिस को भी फायर करना पड़ा। उन दोनों लोगों के अलग अलग पैर में गोली लगी हुई है और यहाँ से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। और आइए एक नजर डालते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते 13 अक्टूबर को क्यों भड़की हिंसा। तो उत्तर प्रदेश में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर की शाम को ये हिंसा भड़क गई थी। प्रतिमा विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा था। उस वक्त ये हिंसा भड़की। एक समुदाय के लोगों ने तेज आवाज में धार्मिक गीत बजाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद हिंसात्मक हो गया दोनों पक्षों के बीच विवाद। हिंसा के दौरान गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों का भी इससे नुकसान हुआ। तो हम बता रहे हैं बहराइच में ये हिंसा कैसे भड़की। हमलावरों ने कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा इतनी भड़क गई। उत्तर प्रदेश में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में ये सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था 13 अक्टूबर की शाम को, जिस वक्त ये हिंसा भड़की। और इस वक्त बहराइच में हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। रामेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए रमा, जो आपने डिटेल्स दिखाया है, 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जो जिन असलहों का प्रयोग रामगोपाल की हत्या में हुआ था, उनको ये हुआ कि उनकी बरामदगी ये 2 लोग कराएंगे, जिसमें मोहम्मद तालीम और सरफराज थे। जब पुलिस इन लोगों को लेके गई तो एक असलहे में लोडेड इन्होंने रखा था, जिससे पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी फायर में इन दोनों लोगों के पैरों में गोली लगी है। इनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी तक जान की कोई संकट नहीं है, पैर में गोली लगी, इंजर्ड है ठीक से। पुलिस देखिए पूरी जो व्यवस्था है, हम अगर पीछे देखें तो यहाँ ये करीब 2 किलोमीटर दूर चौराहा है जहाँ घटना हुई थी। पुलिस यहाँ भी लगी है। हर नाके को पुलिस ने रोक रखा है। 20 किलोमीटर दायरे को सेक्टर में बांट दिया गया है। 4 IPS अधिकारी तैनात किए गए हैं, 2 एडिशनल SP स्तर के अधिकारी हैं, 6 CO स्तर के अधिकारी हैं, PSC लगी है, ब्लैक हैट कमांडोज को तैनात किया गया है, RAF को तैनात किया गया है। यानी जो भी घटना घटित हुई, इससे इतर कोई घटना न घटित हो, कहीं इसकी आग दूसरी जगह ना इनके लपटों में लोग जलने लगे, इसकी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। अभी तक शांति महाराजगंज में भी हमने दोपहर में जो रिपोर्टिंग की थी, 3-4 दुकानें वहाँ खुली हुई दिखी। कुछ चाट की एक लड़की चाट के पत्ते लगा रही थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग जिंदगी सामान्य हो रही है। लेकिन जो आज घटना घटित हुई है, धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य की ओर लौट रही है। रामेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो लोग 5 लोग जो अभी तक पकड़े गए हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, और ये जो एनकाउंटर हुआ इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनपुट्स थे। ये 5 व्यक्ति जो 13/10/24 को जो महाराजगंज कस्बे में युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी, उसके अभियुक्त हैं। इनमें से 3 नामजद थे और 2 अन्य इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए हैं। इनके पास से इनकी निशानदेही से वो हथियार भी बरामद किया गया जिससे ये घटना कारित की गई थी। और इनको अरेस्ट करने के बाद इनके मर्डर में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के दौरान एक छोटा सा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली भी लगी है, लेकिन वो दे आर आउट ऑफ डेंजर, हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। और इन सभी अभियुक्तों से जानकारी प्राप्त की जाएगी, पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्याप्त साथ जुटाकर इन्हें चार्जशीट किया जाएगा।
और इन्हें अपने कृत्यों के लिए सजा दिलाई जाएगी। अमिताभ जी, ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। ये जानकारी पुलिस के पास थी। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी रिश्तेदारी अक्रॉस द बॉर्डर है और इनके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट भी हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी इनकी एक दुकान है जो सीमा के उस पार है। तो ये इनके सभी रिश्तेदारियों के बारे में जानकारी जुटाई गई थी, इनके कौन कौन लोग इनकी मदद कर सकते हैं, और इन सब जानकारियों के आधार पर लगातार पुलिस इन्हें सर्च कर रही थी और फाइनली उन्हें सफलता मिली। जी, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरह से जो घटनाओं के तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। अभी कुछ भी कहना इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रीमैच्योर होगा। जो पूरा घटनाक्रम है उसमें कहाँ चूक हुई और किस प्रकार से हम आगे अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि पीस और हार्मनी सोसाइटी में अच्छी तरह से मेंटेन रहे, इस पर कार्य कर रही है पुलिस। अमिताभ जी, दशहरे के दिन ये पूरी सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और काफ़ी जो है चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर था उस वक्त। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या कुछ स्थिति बहराइच में है? इस वक्त पूरी तरह से माहौल शांत है। महाराजगंज बाजार के अलावा अन्य सभी बाजार जो हैं आसपास के कस्बों में वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। महाराजगंज बाजार में भी कुछ शॉप सब खुलने शुरू हो गए हैं। वहाँ इलाके में अच्छी पुलिस डिप्लॉयमेंट भी है और प्रदेश के सभी जनपदों में हाई अलर्ट रखा गया है ताकि कहीं भी कोई एक्शन का रिएक्शन अथवा कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि माहौल और बिगड़े। इस पूरे मामले में और भी लोगों के संलिप्त होने की संभावना है, उनकी तलाश भी की जा रही है। क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? अब इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ होगी। इनसे जो भी जानकारी प्राप्त होगी, जो भी एविडेंसेस प्राप्त होंगे, उन सभी का इन्वेस्टिगेशन में समावेश किया जाएगा। बिल्कुल, आपसे ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि पूछताछ की प्रक्रिया इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मामला है, तो किस तरह से आगे बढ़ रही है? ये लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस कार्य को कर रही है और उनके द्वारा सारी जानकारियां जुटाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो पूरा मामला है और ये जो लोग जो हैं इस वक्त पकड़े गए हैं वहाँ पर, तो इनके बारे में जो है इनका अगर इतिहास देखते हैं, किस तरह से इनकी जो संलिप्तता है वो पाई गई है और इनकी जानकारी इस पूरे मामले में और कितनी सहायक साबित हो सकती है? काफी कुछ जानकारी वहाँ टेक्निकल माध्यमों से मिल गई थी। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा जो वीडियो फुटेजेस बनाए गए, उनसे काफी कुछ घटनाक्रम का अनावरण हो गया था। लेकिन और बाकी इनके फरार होने मदद करने वाले आदि के बारे में इनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। टेक्निकल एविडेंसेस का भी सहारा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे संवाददाता रामेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अमिताभ यश जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो स्थिति है यहाँ पर काफ़ी बेहतर है पहले से। आप भी ये बता रहे हैं और पूरे मामले की जो जांच है वो टेक्निकल सबूतों के आधार पर भी आगे बढ़ रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे? देखिए, जो अमिताभ जी बता रहे थे, अमिताभ साहब की जो परिस्थितियां हैं, बहुत सारे वीडियोज आज जब नेट खुला है तो बहुत सारे वीडियोज प्राप्त हुए हैं, कैसे गोली मारी गई ये वीडियोज आए हैं, कुछ और वीडियोज पुलिस को मिले हैं। तो जो तकनीकी रूप से जो है चीज़ें पुलिस के पास पहुंच रही हैं और लोकल पुलिस इसमें काम कर रही। देखिए, अमिताभ साहब खुद मौके पर थे, STF को लगाया गया था, ATS को लगाया गया था, सभी एजेंसीज को लगाया था, लोकल पुलिस को लगाया गया था और सामान्य जनों से भी बात की जा रही है कि जिसके पास इनपुट है वो दे सकता है। इस तरीके के एक नंबर दिया गया कि अगर कोई सूचना है तो पुलिस को दे सकता है। तो उम्मीद है कि सारी सूचनाएं पुलिस के पास है और जिस तरह कार्रवाई हो रही है पुलिस तथ्यों पर आगे बढ़ रही, तभी सरफराज और हमीद जैसे लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। तो पुलिस तथ्यों के साथ आगे बढ़ी और इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही जो अभी तक दिख रहा है। रमा जी, बिल्कुल। रामेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, फिलहाल वहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताया अमिताभ यश जी ने भी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह
का ये संवेदनशील मामला था, ज़रूर इसमें काफ़ी शरारती जो तत्व होंगे उनकी संलिप्तता शामिल होगी। किस तरह से उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है और किस तरह से ये भी कोशिश की जा रही है कि फर्दर जो है आगे जो है इस तरह की जो कोई घटना है उस पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके? देखिए रमा, लगभग 12 एफआईआर किया है पुलिस ने और अज्ञात में जो लोग हैं उनको धीरे धीरे चिन्हित करेगी। लेकिन एक बात बता दूं कि जो हमीद का परिवार था संपन्न परिवार है, सोनारी का काम करता है, आर्थिक रूप से रिच है और सरफराज के रिश्ते बेहतर थे पुलिस से और दबंग प्रवृत्ति के थे। इस कारण वो फ्रंट पर आए और उन्होंने कहा कि ये जो डीजे बज रहा है इसको बंद किया जाए। जब लोगों ने मना किया तो तार काट दिए और पथराव कराया। घटना वहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आकर के इसका समापन हुआ। आज उनके पैर में गोली लगी है, पिता की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो जाहिर है कि रासुका एसपी ने कहा कि हम इन पर रासुका लगाएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस का इकबाल और जो सरकार का इकबाल है, योगी सरकार का वो है कि कोई धार्मिक विवाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। उसको जो चुनौती देगा उसके साथ क्या किस तरीके की स्थितियाँ पैदा होंगी ये आप अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। तो जो यहाँ हुआ है शायद उत्तर प्रदेश भर में कहीं ना हो। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ सरकार और पुलिस प्रशासन करेगा, इस तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रमा जी बिल्कुल, कितना चैलेंजिंग भी ये पूरा ऑपरेशन जो है वो है इस वक्त भी, और क्योंकि दशहरे को ये हुआ था और उसके बाद 5 लोगों की जिस तरह से धरपकड़ हुई, जिस तरह से पूछताछ जो है वो चल रही है, तो वो जो है वो किन मायनों में जो है पुलिस की बड़ी सफलता कहा जा सकता है उसे? रमा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है कि जैसे बहराइच में कुछ दुकानें तोड़ी गई, 20 किलोमीटर के रेडियस में कई चौराहे हैं जहां लोगों ने दुकानें तोड़ी, उनके घरों में आग लगा दी। तो अलग अलग सेक्टर में काम होता जा रहा था। तो पुलिस का सबसे पहले जो चुनौती थी कि जो फैल रहा है इसको रोका जाए। नहीं, ये धार्मिक उन्माद तो पूरे जिले को जला देगा, इसके आग और दूसरी जगहों तक जाएगी। तो पुलिस ने उसको कंट्रोल किया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। जो परिवार भाग गया था, हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने चार्ज की और जिस समय डेड बॉडी निकाली गई थी, जिस समय रामगोपाल मिश्रा को निकाला गया तो उस समय तक परिवार वहां था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकती थी, वहां पुलिस की लापरवाही हुई है। उसके कारण चौकी इंचार्ज एसओ और सीओ को सरकार ने हटा दिया और सरकार और भी निशाने पर है। सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी निशाने पर हैं। हो सकता है कि जल्दी ही उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है कि आगे ये घटना बढ़े ना और इसका कोई रिएक्शन ना आए। रमा रामेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में आज एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शरीक हुए। बैठक में विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तो चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हुए और एनडीए के तमाम घटक दल वहां पर मौजूद रहे। और इस बैठक में 20 मुख्यमंत्री जो हैं विभिन्न राज्यों के और उप मुख्यमंत्री वो भी शामिल हुए। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को बताया जा रहा है। एनडीए की एकजुटता को लेकर और एनडीए को और ज़्यादा मजबूत करने को लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, और इसके साथ ही क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आगामी राजनीतिक परिदृश्य में, उसके लिहाज से भी काफ़ी अहम ये बैठक। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
नायब सिंह सैनी के साथ साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में अनिल विज, कृष्ण पवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, गौरव गौतम और राजेश नागर शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी समारोह में मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार को शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, जिससे देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने श्रुति चौधरी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी के साथ जनहित की नीतियों के लिए काम करेंगी। वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं, बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आशीर्वाद से नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कैबिनेट ने आज शपथ ली, निश्चित रूप में वो अनुभव के साथ साथ नए जोश के साथ भी लवरेज है और हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के आधार पे मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि मंत्रिमंडल काम करेगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों ने बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी। यहाँ शपथ ग्रहण में हजारों अभूतपूर्व शपथ ग्रहण है। ये हरियाणा की धरती पे आज तक ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं हुआ जैसा इनका हुआ है। बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए समारोह को संबोधित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस समारोह में 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए पीएम ने दुनिया से कहा कि उसे समाधान युद्ध में नहीं, बुद्ध में मिलेगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्सा। आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं, बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। ये है वो संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ ये समारोह पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने का भी उत्सव रहा। पीएम ने पिछले एक दशक में
बुद्ध की विरासत के संरक्षण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि ये दरअसल भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। पीएम ने आजादी से पहले आक्रांताओं द्वारा भारतीय पहचान मिटाने के प्रयासों और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के तहत अपनी जड़ों को नजरअंदाज किए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब भारत विकसित होने के साथ साथ अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे, लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पाली भाषा से जुड़े ग्रंथों और इतिहास को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के इस आयोजन को 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं और विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में आए बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञों ने और यादगार बना दिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के मोदी सरकार के फैसले की बौद्ध भिक्षुओं ने सराहना की है। उनका कहना है कि इस फैसले से पाली भाषा के विकास में मदद मिलेगी, साथ ही हम अपनी विरासत को बेहतर तरीके से संजो पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे देश की मूल भाषा पाली भाषा को जो सांस्कृतिक दर्जा दिया है, वो दर्जा बहुत गर्व से महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है। खास करके पूरे संपूर्ण भारत के और संपूर्ण विश्व के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग जो है, ये पूरे आनंदित हैं और अपने जीवन में पाली भाषा का महत्व एक बहुत विशेष रूप से जीवन में पाली भाषा का महत्व है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का स्थान दिया है, इसके लिए हमारा बुद्ध संघ बहुत खुश है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा किया जाए। बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। पाली भाषा अगर लागू हो जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे भी बौद्ध धर्म के विषय में पूरा जानकारी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी त्रिपिटक है, धम्म पिटक है, निकाय पिटक है, वो सब पाली भाषा में है। भारत सरकार ने पाली को महत्व दिया, इसके बारे में हमें बहुत खुशी हुई है। कैसा होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल भाषा है और पाली के बारे में हर एक देश अपना काम कर रहे हैं। अब भारत में भी एक काम शुरू हुआ है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के मोदी सरकार के फैसले की काफ़ी सराहना हो रही है। कॉलेज छात्रा छाया ने भी इस फैसले को बेहद अहम बताया है। पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे हमारे जितने भी हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे, जितने भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे और इससे भारत का नाम होगा। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोगों ने दुनिया में युद्ध दिया है पर हमने बुद्ध दिया है, तो उस चीज़ को भी हम साकार करेंगे और जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएँ हैं वो लोग ले पाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत,
देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रोजगार घोटालों से निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। सर, आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए 10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। लाओस, म्यांमार, कंबोडिया में बना रहे हैं साइबर स्लेव्स। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत और कनाडा के संबंधों में दरार बढ़ती जा रही है। भारत के खिलाफ जाकर ट्रूडो सरकार खुद ही मुसीबत में फंस गई है। कनाडाई मीडिया को ही ट्रूडो पर विश्वास नहीं है। वहीं कनाडा में बढ़ती समस्याओं पर भी ट्रूडो सरकार लोगों के निशाने पर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा पर खालिस्तान समर्थन के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिकों पर आरोपों को निराधार बताया है और कनाडा द्वारा कोई भी सबूत नहीं देने पर जायसवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। So far, Canada has not given any evidence in support of the serious, very serious allegations that they've leveled against India and against Indian diplomats. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government. And there is also, as we have said, there's a clear pattern to smear India for reasons best known to them. PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. वहीं रणधीर जायसवाल ने आगे बताया कि कैसे कनाडा सरकार भारत द्वारा दी गई 26 लोगों के प्रत्यर्पण अनुरोध को नज़रअंदाज करके उल्टा भारत के अधिकारियों पर ही निशाना साध रही है। 26 एक्स्ट्रेडिशन केसेस पेंडिंग हैं। उन 26 के अलावे प्रोविजनल अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, उसमें भी कई एक सारे मामले वहाँ पर कनाडा में पेंडिंग हैं। गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लखबीर सिंह लंडा और अर्शदीप सिंह गिल, इसमें से वो भी लोग हैं जो ये जो गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो अथवा कोई और गैंग है, उसके भी मेंबर्स इसमें शामिल हैं। जायसवाल ने कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। अब तक उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई अरेस्ट किया है। और हम लोग तो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि इतने सारे लोग जो जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं, जो अलगाववादी ताकतों को जो बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में को आगे ला के वो कहते हैं कि ये फ्रीडम स्पीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जानना भी ज़रूरी है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिर क्या कहा। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाते समय उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओटावा का ये दावा कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ सबूत साझा किए थे, सच नहीं है। एक खास बात ये भी कही कि मोदी सरकार के विरोधी कनाडाई लोगों की जानकारी आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कई मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें से एक है देश की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अर्थव्यवस्था को विकास पद पर ले जाने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी पर न्यूयॉर्क से देखिए हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की खास रिपोर्ट। हम न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट पर हैं। ये कई मायनों में अंतर्राष्ट्रीय
अर्थव्यवस्था की केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई बड़े वित्तीय संस्थान हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ फेड रिजर्व का दफ्तर भी है, कई बड़े बड़े बैंक्स भी हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गतिविधियां तेज हो रही हैं, वहीं करीब 80% से ज्यादा वोटर्स का ये कहना है कि आर्थिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनका वोट डिसाइड करने के लिए। जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस खुद को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में स्वयं को पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अर्थव्यवस्था को लेकर विचार प्रभुत्ववादी हैं। आर्थिक योजना मुख्य रूप से ऊर्जा और वित्तीय उद्योगों में विनियमन पर केंद्रित है, जिसमें बाइडेन की तुलना में उनके राष्ट्रपति पद के दौरान मुद्रास्फीति में बेहतरी का दावा किया गया है। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और वर्तमान में देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है जो व्यापार के लिए अनुकूल हो और मध्यम वर्ग की मदद करे, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के दावों का विरोध किया कि वे साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। हम न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित वॉल स्ट्रीट पर हैं। यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों का घर, जिसमें फेडरल रिजर्व, प्रमुख बैंक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की तैयारी कर रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति केंद्र में आ रही है। अमेरिकी चुनाव के दौरान चलाए जा रहे अभियानों में जिन नीतियों पर बहस की जाती है, उनका प्रभाव न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, खास तौर पर भारत जैसे साझेदार देशों पर भी पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार का फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ न्यूयॉर्क में डीडी न्यूज के लिए शुभेंदु घोष की रिपोर्ट। अमेरिका के चुनाव होने में अभी 3 हफ्ते बचे हैं। वहीं होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेनिंग जो चल रही है वो कैसी चल रही है, ये दिखाते हैं। और हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, किस तरह से ये कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे है। दोनों कैंडिडेट्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे हैं, खास करके स्विंग स्टेट्स में, जहां क्योंकि स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो किसी भी पार्टी को जा सकती हैं। यूएस में एक ट्रेडिशनली एक सिस्टम बना हुआ है कि जो स्टेट्स डेमोक्रेट्स को वोट करती हैं वो डेमोक्रेट्स को करती हैं, उनको ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। जनरली कोस्टल स्टेट्स हैं, वहीं जो रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन को वोट करती हैं। ज़्यादातर ये देखा गया, हालांकि लोगों की अपनी मत है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर जनरली 40-50 साल से स्टेट्स वैसे ही वोट करती आई हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जो कभी इस इलेक्शन में इधर को वोट कर देती हैं, उस इलेक्शन में उधर को वोट कर देती हैं, उनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इस बार 7 ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स के वोटर्स को वू करने की कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस ने एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था। फॉक्स न्यूज़ में आपको बता दूं कि एक कंजर्वेटिव चैनल है, उसकी ज़्यादातर एडिटोरियल पॉलिसी रिपब्लिकन्स की तरफ झुकती हुई वो झुकाव साफ दिखता है। तो वो तो बेसिकली शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी जो कमला हैरिस ने की। और ब्रेट बैज जो उनका एंकर थे, जो उनके एंकर थे, उन्होंने काफ़ी स्पारिंग भी की और कमला हैरिस को एक तरह से काफ़ी बार इंटरप्ट किया, उनको रोका, उनको एक तरह की उनकी खिंचाई करने की इंटरव्यू थी। पर कमला हैरिस के स्ट्रेटेजिस्ट ने सोच समझ के ये इंटरव्यू के लिए हाँ की होगी, क्योंकि वो चाह रही हैं कि एज अ वुमन वो जो रिपब्लिकन विमेन हैं, जो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं, वो अगर इनकी तरफ आ जाएं और वो वोटर बेस को लुभाने की एक तरह से स्ट्रैटेजी थी। पर इंटरेस्टिंग था। अमृत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा था कि माय एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो बाइडेन। तो आखिरकार कमला हैरिस कहना क्या चाह रही थी? वो किस तरीके से जो बाइडेन से अलग होंगी? देखिए, उन्होंने कहा कि माय एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो बाइडेन, इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो बाइडेन।
मतलब ये था कि देखिए जो बाइडेन एक अनपॉपुलर प्रेसिडेंट हैं, बड़े सवाल उठाए गए उनके राइवल्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनकी मेंटल फिटनेस नहीं है, तो हमने देखा कि उनको रेस से पुल आउट करना पड़ा। फिर कमला हैरिस आई रेस में, उसके बाद थोड़ी रेटिंग्स इंप्रूव हुई डेमोक्रेट्स की, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज नहीं लेके चलना चाहती हैं ये जो बाइडेन का। तो क्लियरली हालांकि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, वो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसी इंतज़ामिया का वो हिस्सा हैं, पर वो एक तरीके से जो बाइडेन का जो बैगेज है या जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे अपने आप को अलग होना चाहती हैं। तो उन्होंने क्लियरली स्पेल आउट तो नहीं किया कैसे डिफरेंट है, उन्होंने थोड़ी ऐसी बातें की, देखिए कि मैं वाशिंगटन डीसी की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हूँ, मैं तो 3.5 साल से वाशिंगटन डीसी में हूँ, पहले तो मैं कैलिफोर्निया में थी, तो मैं तो पूरे मैं इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हूँ, मेरे पास फ्रेश आइडियाज़ होंगे, कंटिन्यूशन नहीं होगी। पर जब ब्रेट बैयर ने उनसे पूछा कि कैसे होंगी, तो उनके पास कोई सब्सटैंटिव आंसर नहीं था, ज़्यादा रिटोरिकल आंसर था। पर उसका एसेंशली मतलब यही था कि वो जो बाइडेन से एक तरह से दूरी बना के मैसेजिंग ये करना चाहती हैं कि अगर मैं आप अगली राष्ट्रपति बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिरे से अलग चलाऊंगी, पॉलिसीज़ अलग होंगी मेरी। तो इसकी वजह से वो जो बाइडेन को, हालांकि उन्होंने डिफेंड भी किया जो बाइडेन को, जब ब्रेट बैयर ने उनसे पूछा कि जी उनकी मेंटल फिटनेस के बारे में क्या आप ख्याल है आपका, तो वो बोली कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी फिट हैं, डिसाइसिव हैं, डिसीजन मेकर हैं और उनको एक्सपर्टीज भी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको ओवल ऑफिस में काम करते हुए देखा है, सिचुएशन रूम में काम करते हुए देखा है, और जिस तरह से डिसीजन लेने चाहिए वो वैसे ही लेते हैं। तो वो एक तरह से सपोर्ट की, पर एक थिन लाइन वॉक कर रही थी जहां वो थोड़ी दूरी बना के भी चलना चाह रही थी, ये मैसेजिंग देना चाह रही थी वोटर बेस को। चलिए, काफ़ी दिलचस्प हो गया है ये पूरा कैंपेनिंग और चुनाव, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अमृत, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की राजकीय यात्रा पर अफ्रीकी देश मलावी में हैं। राष्ट्रपति ने भारत मलावी व्यापार राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत पुराने संबंध हैं और भारत ने मलावी में $500 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। India and Malawi share cordial and friendly bilateral relations. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with Malawi immediately after its independence in 1964. India is currently the 4th largest trading partner of Malawi, and India is also one of the largest investors in Malawi with over $500 million worth of investments in various sectors. राष्ट्रपति ने दोनों देशों की जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए संबंधों को गहरा करने की संभावना का जिक्र किया। Malawi is a country rich in natural resources and fertile agriculture land. On the other hand, India has a large consumer base with increasing demand for energy, minerals, and food for its large population. Both our countries can come together to find synergy in many areas. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और निवारण का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसान और कृषि से संबंधित विषयों पर बातचीत हुई है। बुधवार को ही एमएसपी की मोदी सरकार ने बढ़ोतरी की है। किसानों के कई सुझाव भी आए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किसानों के बीच हर हफ्ते होने वाली बैठक आज नई दिल्ली के पूसा में हुई। इस बार भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के 21 सदस्यों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कई फसलों पर बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। किसानों के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों और सरकारों के साथ सीधे चर्चा से जमीनी बातें सामने आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के कई सुझाव भी आ रहे हैं जिस पर सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर, प्राकृतिक आपदा में नुकसान जो हुआ है उसके कारण जो तकलीफें, कोई चीनी मिल बंद थी उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं, और सड़क पर जो पशु है उस समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है।
उन्होंने श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। किसानों ने आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार से आग्रह किया और फसलों पर बढ़ाए गए एमएसपी पर सरकार की सराहना की। बैठक में उन्होंने कहा कि मॉडल कृषि फार्म बनना चाहिए जिसमें 2 एकड़, 1.5 एकड़ या फिर 2.5 एकड़ जमीन किसी के पास है तो वो कैसे खेती करे और कैसे खेती से मुनाफा कमा पाए, इस पर भी चर्चा की जाए। किसानों के लिए जो लाभकारी जो योजनाएं थी उनको लागू किया है और खास करके जो एमएसपी पर उन्होंने वृद्धि की है उसके लिए हम बहुत सरकार का और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमारी वार्ता रही है बहुत सफल वार्ता रही है और माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि किसानों के लिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं जो भी हम अपने प्रस्ताव लेके आए थे उन पर विचार किया जाएगा। जो ऐतिहासिक निर्णय रबी की 6 फसलों को एमएसपी बढ़ोतरी को लेकर दिया गया है उसके लिए हमने यहाँ आभार प्रकट किया है और हमारा सीधा सा मतलब है कि किसानों और सरकार के साथ वार्ता हो, वार्ता से ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही हर हफ्ते किसानों से चर्चा की शुरुआत की है और इसका मकसद है किसानों से सीधी बात और उनकी समस्याओं के समाधान का। अनुज यादव के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहित अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। ये बोर्ड व्यवसाय से जुड़े कर्मचारी और व्यापारी दोनों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों की पैरोकारी करता है। देश के लाखों करोड़ों छोटे दुकानदार और व्यापारी जिस संस्था के गठन की मांग करते आ रहे थे, वही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड आज न सिर्फ हकीकत बन गया है बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी करने लगा है। बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने बताया कि अब बोर्ड केंद्र के साथ साथ राज्यों और जिला स्तर तक भी अपनी इकाई स्थापित कर रहा है। हमने ये तय किया कि प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा और जिले की भी कमेटी बनेगी। 3 महीने में व्यापारियों की वहाँ की लोकल जो समस्या है उसको सुझाव के रूप में लेके और उनका समाधान और सगमता और सुलभता इस प्रकार से व्यापार में हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार के कई ट्रेड बॉडीज और ट्रेडर्स से जुड़े सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। बोर्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लिए धन की पहुंच में सुधार के तरीकों की पहचान करना और व्यापारियों पर लागू होने वाले अधिनियमों और नियमों को आसान बनाने के उपाय सुझाना है। व्यापारियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सिफारिशें करना, व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में सिफारिशें करना, व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की किसी अन्य समस्या और मुद्दों के समाधान के लिए सिफारिशें करना शामिल है। बोर्ड प्रत्येक सोमवार को 1 घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापारियों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करता है। कोई भी ट्रेडर्स इस लिंक से सोमवार को 3 से 4 बजे वो हमारा वीसी लिंक प्रारंभ होता है। कोई भी व्यक्ति उसमें जुड़ सकता है और हमारे सरकार के जो अधिकारी है वो उसमें बैठते हैं। उनकी जो भी बात है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो मेल के द्वारा भी अपने सुझाव और जो भी समस्या है उसको भेज सकते हैं। तो उससे एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी और एक आधार नीचे तक व्यापारियों में एक ऐसी सुगमता और सरलता बन गई है। विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड न सिर्फ असंगठित क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है बल्कि सरकार के साथ संवाद स्थापित कर नीति निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। धीरज के साथ देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेल यात्रियों के लिए एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। ये व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। रेलवे के मुताबिक बदले हुए इस नियम का प्रभाव 31 अक्टूबर 2024 तक बुक की जा चुकी टिकटों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि 60 दिन की एआरपी से परे की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब एक्सरे के लिए आपको किसी जांच घर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके घर में ही एक्सरे हो जाएगा।
ICMR और IIT कानपुर ने हाथ से चलने वाला एक्सरे बनाया है। यह एक्सरे कम समय में घर में ही एक्सरे कर देगा। इस एक्सरे से TB की जांच में मदद मिलेगी। ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि एक्सरे को पढ़ने के लिए AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने 2025 तक TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हैंड हेल्ड एक्सरे के लिए जो कि ICMR ने सपोर्ट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने पूरी तरह से इंडिजिनस भारतीय हैंड हेल्ड एक्सरे बनाया है, जो कि आधे से भी कम कीमत है इम्पोर्टेड एक्सरे से। और हमें इस बात का बहुत खुशी है कि उसकी वजह से अब हम एक्सरे को घरों के पास ले जा पाएंगे, लोगों के पास ले जा पाएंगे, बजाय इसके कि लोगों को बहुत दूर एक्सरे के लिए जाना पड़े। वो ना सिर्फ एक्सरे मशीन बल्कि 3 नए AI बेस्ड मॉडल जो हैं एक्सरे पढ़ने के, वो भी ICMR ने वैलिडेट किए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी में भी बड़ा इजाफा हुआ है। सोने की हिस्सेदारी 2018 से अब तक 209% से ज़्यादा बढ़ गई है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक भारत का स्वर्ण भंडार 4 अक्टूबर तक 65.76 बिलियन डॉलर है, जबकि 7 दिसंबर 2018 को ये 21.15 बिलियन डॉलर था। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में विदेशी मुद्रा में भी 78% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केंद्रीय बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में रिजर्व बैंक की सोने की होल्डिंग 27.46 मीट्रिक टन बढ़कर 822.10 मीट्रिक टन हो गई। वहीं भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 7 दिसंबर 2018 को करीब 393 बिलियन डॉलर की तुलना में इस वर्ष 4 अक्टूबर को करीब 701 बिलियन डॉलर हो गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अयोध्या में लोगों ने कोविदार के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर पूजा अर्चना की। कोविदार वृक्ष का जिक्र रामायण और हरिवंश पुराण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब भरत श्री राम से अयोध्या वापस आने की प्रार्थना करने चित्रकूट गए थे, तब उनके रथ पर कोविदार पेड़ का ध्वज था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये पौधा जीत और शक्ति का प्रतीक माना गया है। अयोध्या की इतनी महिमा है, इसमें कोविदार वृक्षों की भी बहुत महिमा है। भगवान के रथ के ध्वज में और अयोध्या के राज ध्वज में जो है कोविदार वृक्षों का चिन्ह पाया गया है। और जो अयोध्या में पर्यटन विभाग के द्वारा और राम मंदिर में भी भगवान के शिखर पे जो ध्वज लगाने की जो चर्चाएं चल रही है, उस ध्वज में कोविदार वृक्षों के जो है चिन्ह देने की बात चल रही है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये औषधीय गुण भी है और देश और राष्ट्र के उन्नति के लिए भी है, देश की समृद्धि के लिए भी है और विजयी का भी ये चिन्ह है। दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। विवान कपूर ने 44 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के अनंतजीत सिंह नरुका ने स्कीट में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। अनंतजीत ने 50 में से 43 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। ये अनंतजीत का विश्व कप फाइनल में पहला पदक है। प्रतियोगिता का स्वर्ण और रजत पदक इटली के निशानेबाजों के नाम रहा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर 180 रन बना लिए हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड ने 134 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 46 रन बनाकर आउट हो गई। मैच का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया था। आज मैच के दूसरे दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर टीम सऊदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। जल्दी ही विराट कोहली और सरफराज खान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारत ने सिर्फ 10 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद एक बार फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी टीम 46 रन बनाकर आउट हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे कम स्कोर है। वहीं घरेलू मैदान पर यह भारत का सबसे कम स्कोर है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।